वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आनंद गौतम है और मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। साथ ही साथ मैं एक कॉस्मेटिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हूँ। तो मैं आज यहाँ आया हूँ आपको बताने के लिए कि हेयर फॉल या हेयर लॉस के कारण क्या है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बाल को घना करने के 10 घरेलू नुस्खे बताए थे। फिर एक होम रेमेडी बताई थी मैंने अपनी तेल के बारे में। तो उसके में बहुत ज़्यादा क्वेरी आई हैं कि भैया हेयर फॉल का रीज़न क्या है। आपने ट्रीटमेंट तो बता दिया उसका, पर आखिर ये हेयर फॉल होता क्यों है। तो आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो है कि आखिर हेयर फॉल होता क्यों है। देखिए, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, पीआरपी कराई और मिनॉक्सिडिल का यूज़ किया और उसके बाद उनका कुछ दिन तो अच्छा रहा, फिर उनके फिर हेयर फॉल होने चालू हो गए। तो इसका बेस क्या है? तो बेस ये है कि भैया आपने बगैर कारण जाने इलाज तो कर दिया, कारण तो आपने जानने की कोशिश ही नहीं करी है कि भैया हेयर फॉल हुआ क्यों। आपने हुआ क्यों ये पता नहीं किया, लेकिन ट्रीटमेंट कर दिया उसका। जैसे आपको फीवर है, अब फीवर एक सिम्टम्स है। भाई कोविड हुआ था, जैसे आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, कोविड हुआ था। कोविड में आपको फीवर आया, आपने पैरासीटामोल की गोली खाली, ठीक हो गए, पर पता चला आपको कोविड है। फिर आप सीरियस हो गए, तब आपने जांच कराई, तब आपको पता चला अरे भैया ये तो कोविड निकला। तो उसी तरह यदि आप कारण जाने बगैर उसका इलाज कर देंगे तो बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए पहले आपको कारण जानना है कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है, और फिर उसके बाद आप उसका इलाज करिएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको पूरा हेयर फॉल इसमें समझाऊंगा, उसके कारण बताऊंगा और उसका साथ ही साथ थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले आप कुछ चीज़ें समझ लें। एक हेयर लॉस होता है आपका, एक हेयर फॉल होता है और एक हेयर डैमेज होता है। तो जो सबसे पहला इसमें होता है हेयर फॉल। देखिए, हेयर फॉल एक नॉर्मल भी हो सकता है और एब नॉर्मल भी हो सकता है। हमारी एक हेयर की एक साइकिल होती है, ग्रोथ साइकिल होती है, उसमें हेयर आते हैं और फिर झड़ जाते हैं और फिर नए आ जाते हैं। यदि आपके डेली प्रतिदिन करीब 100 या उससे कम का हेयर फॉल हो रहा है तो वो नॉर्मल है। जी हाँ, 100 हेयर फॉल उस या उससे कम गिरते हैं तो वो नॉर्मल है। अब आप ये कहेंगे कि भैया हमको गिनेंगे थोड़ी ना एक एक हेयर की 100 हेयर कैसे हैं, तो उसका भी एक उपाय है। आप अपने कोम वगैरह जो करते हैं उसमें देख लीजिए कितने ज़्यादा हेयर हो रहे हैं, या फिर आप वॉश बेसिन वगैरह में जब वॉश करते हैं, अपना ब्रश वगैरह करते हैं या नहाने जाते हैं, तब देख सकते हैं आप कितने हेयर हो रहे हैं। तो एक मोटा मोटा अनुभव हो जाता है आपको कि अपने हेयर ज़्यादा तो नहीं कर रहे। इसी तरह यदि अब आप बहुत ज़्यादा आपको गुच्छे दिख रहे हैं आपके कोम में, बहुत ज़्यादा आपको कलेक्शन दिख रहा है वॉश बेसिन में या नहाते वक्त आपके हाथों में बहुत ज़्यादा हेयर दिख रहे हैं, हाँ भैया, तो ये अलार्मिंग है कि अब आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको अपना इलाज करा लेना चाहिए। अगर आप ये नहीं कराएंगे तो हेयर लॉस फिर आगे हेयर फॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। हेयर फॉल मीन्स जो कि 100 से हेयर कम गिर रहे थे आपके नॉर्मल हेयर लॉस में, अब वो हेयर फॉल में 100 से ज़्यादा, 500, 1000 या उसमें होने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी डेंसिटी कम होने लगेगी, हेयर की थिनिंग दिखने लगेगी और आपके सर में गंजापन इस तरफ या इस तरफ या बीच में आपको दिखने लगेगा कि भैया अब आप गंजे हो रहे हैं, और ये अलार्मिंग साइन है। इससे पहले कि आप पूरे गंजे हो जाएं, आप अपना इलाज करा लें। और जो तीसरा टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है इसमें हेयर डैमेज। अब हेयर डैमेज ये एक्सटर्नल होता है, यानी जो रूट और जो हमारा अंदर हेयर होता है वो ये दो चीज़ें, पहली जो दो चीज़ें उससे रिलेटेड होती है, और जो डैमेज होता है वो एक्सटर्नल होता है। वो किसी मेडिकेशन से हो सकता है, प्रोडक्ट से हो सकता है, केमिकल से हो सकता है, डाई से हो सकता है, या कीमोथेरेपी में, या ट्रॉमा या बर्न वगैरह से हो सकता है। तो वो रिपेयरेबल होता है और उसको कर लिया जाता है। तो चलिए फिर मैं, अब आपने इन सब तीन चीज़ों को, टर्मिनोलॉजी को समझ लिया होगा, हेयर फॉल का जानना क्यों है आपने ये भी समझ लिया है, तो अब आप इस वीडियो को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हाँ भैया ये वीडियो क्यों ज़रूरी है। तो जैसे ही हमारा हेयर फॉल चालू होने लगता है तो हम सबसे पहले इधर उधर भागते हैं। सबसे पहले अपने पड़ोसियों से, घर में दोस्तों से हम उनसे सलाह मांगते हैं, भैया कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, अपना इलाज बताइए। तो बहुत सारे लोग आपको फटाफट इलाज बता देंगे, अरे भैया ये तेल लगाओ, ये क्रीम लगाओ, ये मिनॉक्सिडिल करो, भली बात है, ये वो ये तरह तरह के आपको आप इलाज बता देंगे और आप चालू कर देते हैं। फिर 1 महीने 1.5 महीने बाद फिर आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। फिर आपको लगता है अरे भैया अभी भी हेयर फॉल हो रहा है। फिर आप होम्योपैथी में, आयुर्वेद में, या फिर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं, इंस्टा शॉर्ट्स देखते हैं, और फिर आप देखते हैं कि भैया इसमें कोई इलाज मिल जाए। इस तरह आप और 2-3 महीने निकाल देते हैं, पर स्टिल हेयर फॉल आपका बढ़ रहा है, गिरते जा रहे हैं और आप गंजे होने की रहते हैं।
तो भैया इन सब चीज़ों में ना पड़ें और आप एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं, वो आपको बिल्कुल बताएगा कि क्या रीज़न है और उसका इलाज करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारी रीज़न बताता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या उसका इलाज करना है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है हार्मोन। जी हाँ, मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसा कि मेल होता है, मेल में है ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये टेस्टोस्टेरोन हमारे बालों की, हमारे मस्कुलिन नेचर्स, फिजिकल, इन सब के लिए ज़रूरी होता है। और हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज, जो इस टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बदलता है। जी हाँ, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हमारे बालों के लिए घातक है। वो हमारे बालों को ख़त्म करता है, हमारा फॉल बढ़ाता है और हमारा हेयर की थिनिंग करता है, जिसकी वजह से गंजापन होने लगता है। तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को रोकने के लिए ड्रग्स हैं। तो एक ड्रग होती है फिनेस्ट्राइड, जो कि 5 अल्फा रिडक्टेज, जो एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को 5 हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, उसको ब्लॉक करता है। ये आपको पर डे आप मेडिकेशन ले सकते हैं इसके इलाज के लिए। साथ ही साथ 5 फिनेस्ट्राइड मिनॉक्सिडिल के साथ, जी हाँ, मिनॉक्सिडिल जो आप यूज़ करते हैं 5% या 10%, उसके साथ भी ये कंबाइंड फॉर्म में अवेलेबल है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। आप उसको भी लोकली अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं, वो भी आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ा देता है और इस एंजाइम का कन्वर्शन रोक देता है। पर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, मैं इसका एक पूरा वीडियो बनाऊँगा मिनॉक्सिडिल का, मैं आपको उसके बारे में तब बताऊँगा। दूसरा फैक्टर जो होता है मेल में, वो होता है एज रिलेटेड। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हमारे बॉडी में हार्मोन्स लेवल कम होने लगते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी जाने लगती है, ग्रोथ प्रोडक्ट कम होने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है और हेयर की थिनिंग होती है। और इसके कंपैरिजन में जो फीमेल्स वगैरह होती हैं, उनमें जो मेनोपॉज और प्रेगनेंसी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, थिनिंग होने लगती है, काफ़ी ज़्यादा गंजापन भी दिखने लगता है। हमारी भी होती है फीमेल में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, कोई कोई सिंड्रोम भी बोलता है। तो नॉर्मल हम भाषा में उसे पीसीओडी कहते हैं। उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें भी जो फीमेल हार्मोन होता है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने लगता है और वो उसकी हेयर ग्रोथ को रोक देता है। तो वो भी एक फैक्टर होता है फीमेल में जो आपकी हेयर ग्रोथ को इफेक्ट करता है और हेयर फॉल कराता है। जो उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है थायराइड। जी हाँ, थायराइड हमारी ग्लैंड होती है जो कि हमारे गले में यहाँ पर होती है और जो बहुत सारे हार्मोन प्रोडक्शन करती है, थायराइड हार्मोन। जो थायराइड हार्मोन होता है वो हमारी हेयर ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। यदि इसकी अधिकता होती है हाइपर होता है, या इसकी कमी होती है हाइपो होता है, दोनों ही स्टेज में ये हमारे हेयर की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। तो थायराइड लेवल आपको करा लेना चाहिए और यदि आपकी थायराइड की कमी या ज़्यादा निकलता है, उस हिसाब से आपकी मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं और उसकी वजह से अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, जैसे ही आप इसका इलाज कराएंगे आपके हेयर फॉल कम हो जाएंगे, थिनिंग वगैरह भी कम हो जाएगी। जिसमें तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है डाइट। जी हाँ, बैलेंस डाइट का हमारे में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। आप देख रहे हैं जैसे आज हमारी लाइफ स्टाइल्स हो गई हैं, वर्क का स्ट्रेस हो गया, वर्क बढ़ गया है, तो हम अपना कुछ लाइफस्टाइल चेंज हो गई है हमारी। फास्ट फूड की तरफ हम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सैटरडे संडे हम बहुत ज़्यादा बाहर खाने लगे हैं और मैक्सिमम जब हम बाहर ज़्यादा खाते हैं तो हम चिप्स और ये जंक फूड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब ज़्यादा लेते हैं। वो भी हमारे बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं क्योंकि उसमें हमें जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं वो सब उसमें नहीं होते हैं। तो डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और आपकी डाइटरी हैबिट्स जो होती हैं वो आपको रखती हैं। फोर्थ जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। जी हाँ, कुछ न्यूट्रिशंस ज़रूरी होते हैं और विटामिन्स होते हैं वो हेयर की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे बॉडी में तो हेयर साइकिल हमारी कमज़ोर हो जाएगी और हमारा हेयर फॉल होने लगेगा। तो उसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक विटामिन B12 है, बायोटीन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन D है, जिंक है, आयरन, सेलेनियम। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और यदि इनमें से किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी तो वो आपकी हेयर ग्रोथ को और हेयर फॉल में ज़रूर इफ़ेक्ट करेंगे। देखिए, विटामिन D3 के लिए आपके लिए विटामिन D के सप्लीमेंट्स आते हैं। फॉलिक एसिड के लिए बीकासूल कैप्सूल है। विटामिन B12 के लिए न्यूरोबियन फोर्ट या और भी अदर मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। और सेलेनियम, जिंक माइनर ट्रेस एलिमेंट है, मल्टी विटामिन्स आते हैं, तो आप इसको लेके ये कमी अपनी दूर कर सकते हैं। तो फिफ्थ जो इसमें होता है वो होता है स्ट्रेस।
हाँ, स्ट्रेस भी आपकी बीमारी होती है और ये भी आपकी हेयर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है। किसी भी तरह का स्ट्रेस हो आपकी लाइफ में, फैमिली का, मनी का, वर्क का, या कोई आपको साइकोलॉजिकल डिजीज़ है या फिजियोलॉजिकल आपको स्ट्रेस है, तो ये भी आपके हेयर को अफेक्ट करता है। स्लीप, जी हाँ, इवन स्लीप, आपकी कंप्लीट स्लीप है, 8 आवर की स्लीप है कि नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, ये भी छोटे मोटे फैक्टर हैं, लेकिन आपके हेयर ग्रोथ को और हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। देखिए ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो, तो ये सारे भी आपकी हेयर फॉल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा और जो फैक्टर्स होते हैं, इसमें एक होता है अपना स्किन इन्फेक्शन, स्कैल्प। जी हाँ, स्कैल्प इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है, जैसे कि डेंड्रफ, रूसी। ये डेंड्रफ जो होती है, ये नॉर्मल फंगस इन्फेक्शन होता है जो आपकी हेयर की सैफ्ट और उसकी जो रूट को कमज़ोर कर देता है और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ा देता है। आपको बाल में बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे वो दिखेंगे, दैट इज़ फंगल इन्फेक्शन, डेंड्रफ। तो इसको दूर करने के लिए आप एंटी फंगल शैम्पू ले सकते हैं। ओरल मेडिकेशन फॉर्म में भी कीटाकोनाजोल वगैरह अवेलेबल है, या फ्लोकेन टैबलेट अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो स्किन इन्फेक्शन होता है वो होता है सोरियासिस। जी हाँ, स्कैल्प में सोरियासिस का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो वो भी आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ा देता है और आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है। जो नेक्स्ट फैक्टर आता है इसमें, वो आता है क्रोनिक डिजीज़, यानी बीमारियाँ, आपको बहुत लंबे समय तक बीमारी वगैरह हो जाए। जैसे कि आपने कोविड सुना होगा, कई लोगों को कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, न्यूट्रिशन कमी हो गई। तो लॉन्ग टाइम जो बीमारियां होती हैं वो भी आपकी हेयर की या हेयर ग्रोथ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। कैंसर हो गया, कोविड हो गया, बहुत समय तक आप बीमार हैं, फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाए, आप चल नहीं पाएँ, तो ये भी आपकी लाइफ साइकिल और उसको हेयर साइकिल को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा होते हैं पानी, वाटर। जी हाँ, वाटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि अभी हमारे घरों में नॉर्मली हार्ड वाटर वगैरह आ रहा है, तो हार्ड वाटर में क्या होते हैं, क्लॉग कर देता है। ये अपने से अगर नल वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं हार्ड वाटर में, तो हम सॉफ्टनर वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। पर आपको मैं सलाह दूंगा कि आप आरओ का इस्तेमाल कीजिए। जो आरओ का जो वाटर होता है, जो सॉफ्ट होने के बाद होता है, आप उससे अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जो आपका हेयर फॉल हो रहा है, हो सकता है वो रुक जाए। इसके अलावा अदर हैं सर्टेन मेडिकेशंस, जैसे हम कुछ दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, वो हमारे हेयर से इंट्रैक्ट करती हैं और हमारी हेयर फॉल बढ़ा देती हैं। जो इसमें मोस्ट कॉमन है, और कीमोथेरेपी, कैंसर कीमोथेरेपी। जी हाँ, कैंसर कीमोथेरेपी के बाद आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो काफ़ी गंजे हो जाते हैं या उनके बाल काफ़ी झड़ने लगते हैं। और अदर मेडिकेशंस भी हैं, बहुत सारी हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। तो वो उसमें भी आप देख सकते हैं अपनी लिस्ट में कि आपकी वो मेडिकेशंस तो नहीं है, वो आपकी हेयर ग्रोथ को अफेक्ट कर रही है। जो उसमें अगला फैक्टर आता है वो होता है ओवर यूज़ ऑफ सर्टेन हेयर प्रोडक्ट्स, लाइक शैम्पू। शैम्पू है, अब आप कहेंगे शैम्पू तो आप ही बोल रहे हैं कि एंटी फंगल शैम्पू इस्तेमाल करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि एंटी फंगल, और भी बहुत सारे शैम्पू, जैसे कई लोग कभी हेयर एंड क्लिनिक से करते हैं, कई बार डव से वॉश करने लगते हैं, कई बार और किसी भी डिफरेंट कंपनी के हेयर यूज़ करने लगते हैं। तो बहुत सारे हम बहुत जल्दी जल्दी इन प्रोडक्ट पे अगर हम शिफ्ट होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके हेयर फॉल को बढ़ावा ही देते हैं। दूसरा होता है कंडीशनर्स, कलर, स्किन डाई। आप डाइज यूज़ करते हैं, आपने बहुत ज़्यादा चलन चल गया अभी कलर कराने का, मल्टीपल कलर हेयर में, वो भी केमिकल्स ही होते हैं और कहीं ना कहीं आपके हेयर ग्रोथ को या हेयर साइकिल को अफेक्ट करते हैं। प्लीज़ अवॉइड देम। और इसके अलावा भी, जैसे ये तो सारे फैक्टर्स हो गए हैं, हम इनके बारे में पता कर लें, इनको अवॉइड कर लें, तो हमारे हो सकता है कि हेयर फॉल हमारा रुक जाए। और ये सब फैक्टर्स होते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं इस लंबी लिस्ट में कि आप में भी ऐसा कोई फैक्टर तो नहीं है जो आपके हेयर फॉल को बढ़ा रहा है और आप अपना इलाज करे जा रहे हैं लेकिन फिर भी आपके हेयर फॉल नहीं हो रहे हैं। तो इन रीज़न्स को आप पढ़ें, देखें, समझें, और जो आपको इनमें से रीज़न है आप उनको दूर करें, तो आपके हेयर फॉल होंगे। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी रिकमेंडेड होते हैं कॉज जानने के लिए। पहला इंपॉर्टेंट होता है ब्लड थायराइड लेवल। जी हाँ, ब्लड थायराइड लेवल, अगर आपका थायराइड हार्मोन मैंने आपको बताया कि हाइपर या हाइपो होगा तो आपको वेल करेगा। अर्ली मॉर्निंग सैंपल एडवाइजेबल होता है। मॉर्निंग फास्टिंग में आप अपना हार्मोन लेवल कराएं। जैसे विटामिन D3 जो नेक्स्ट बताऊंगा वो भी आपको मॉर्निंग में ही कराना चाहिए। और सीरम फेरिटिन है ना, उसका भी आपको मॉर्निंग में ही टेस्ट कराना चाहिए।
तो पहला जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है थायराइड लेवल। सेकंड जो होता है इसमें विटामिन D3। जी हाँ, विटामिन D3 की अगर कमी होगी तो आपके हेयर फॉल होंगे। ये जो सर्टेन्स आप देख रहे हैं वैल्यूज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं अपना ब्लड टेस्ट करा के, और यदि आपको विटामिन डी की कमी है तो आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए। जो तीसरा इसमें टेस्ट होता है वो होता है सीरम फेरेटिन लेवल। जी हाँ, अगर आपका सीरम फेरेटिन मीन्स आयरन लेवल, फीमेल में तो नॉर्मली आयरन की कमी होती ही है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन वगैरह की वजह से, तो आप अपना ब्लड फेरेटिन लेवल करा लें। और यदि आपका लेवल कुछ कम वगैरह है जैसा कि आप देख रहे हैं तो आप अपना आयरन सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरे कारण इसमें बता दिए हेयर फॉल के। तो मेरा ये सलाह है कि कभी भी आप बगैर इन सब कारण को जाने बगैर अपना हेयर ट्रीटमेंट का इलाज चालू ना करवाएं। पहले आप कॉज को समझें कि मालूम पड़ा आप कॉज को तो ठीक नहीं कर रहे हैं और आप ट्रीटमेंट लिए जा रहे हैं। तो इन 10 कारण में से जितने मैंने आपको जो कारण बताए हैं उन सब कारणों को अच्छी तरह से समझें, उनका इलाज करें। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन होता है या आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सभी के आंसर का अप्लाई करूँ। और यदि आप और चाहते हैं कि मैं और मिनॉक्सिडिल पे या किसी और चीज़ पे आप वीडियो बनाएं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।